हेलो माय माध्यमिक वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे पेड कोर्स का एक डेमो लेक्चर है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का सारा चैप्टर्स हमारे पेड कोर्स के अंदर आने वाला है। मैं ही पढ़ाऊँगी ऑफ कोर्स। एंड जो ऑलरेडी अपलोडेड है लैंडफॉर्म्स और इंडिया का जो पोर्शन ऑलरेडी अपलोडेड है, चिंता की बात नहीं है, वो भी आएगा हमारे पेड कोर्स के अंदर। क्या दीदी वही सेम वाला आ जाएगा जो हम देखते हैं यूट्यूब में? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पुराने वीडियोस हैं, थोड़े से ओल्ड क्वालिटीज़ के हैं। इसीलिए जो वीडियो पेड कोर्स के अंदर आएगा वो फ्रेशली मैं दोबारा से बैठ के उसको रिकॉर्ड करूँगी। बैठ के तो नहीं, खड़ी होकर रिकॉर्ड करूँगी और वापस से उसका लिंक उस पेड कोर्स के अंदर तुमको मिलेगा। तो देरी किस बात की है, ज्वाइन करो। अगर तुमको लगता है कि दीदी कितना फ़ीस है, तो इसके बारे में तो एक अलग से पूरा वीडियो बना हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता दूं तो अगर तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो मेरे से ज्योग्राफी, तो एंटायर कोर्स का जो कि माध्यमिक का कोर्स है वो 600 में तुम एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज लोगे तो उस पर मल्टीपल लेवल के डिस्काउंट्स भी है, जो कि मैंने एक वीडियो के अंदर समराइज़ करके तुमको दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक के साथ। हालांकि चैप्टर का नाम एटमॉस्फेयर है, लेकिन चैप्टर का डिस्कशन एटमॉस्फेयर से शुरू नहीं होता है। चैप्टर का डिस्कशन क्लाइमेटोलॉजी से शुरू होता है। दीदी सवाल ये खड़ा होता है कि क्लाइमेटोलॉजी मतलब क्या? तो ध्यान से समझो, किसी भी सब्जेक्ट के पीछे अगर लॉजी लगा है तो इसका मतलब स्टडी। जैसे बायोलॉजी, तो बायो प्लस लॉजी, इसका मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना। तो दीदी क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना, यही तो होगा। पर दीदी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्लाइमेट का मतलब क्या? क्लाइमेट का मतलब हम लोग सुने तो हैं, लेकिन वो डिटेल में किसी ने बताया नहीं, या कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की। तो प्लीज़ समझते हैं आज की वीडियो में, ध्यान से सुनना। देखो, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है तुमको तो इतना ब्रीफली पता है कि हमारे आसपास जो एयर का पूरा सराउंडिंग है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हालांकि इस चैप्टर में धीरे धीरे हम समझेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, यानी कि उमस है या नहीं। जैसे कि आज तुम देखो अप्रैल का महीना है, मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है भाई, बहुत उमस टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा अजीब टाइप का गर्मी है, इजंट इट? या फिर दीदी बारिश, या अगर आप स्नोई एरिया में रहती है तो बारिश हो रहा है या स्नो पड़ रहा है या नहीं, प्रेसिपिटेशन जिसको कहते हैं। यानी ये कुछ ना कुछ मौसम के हालात हैं, इसलिए इन सबको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जब हम लोग इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को पढ़ते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, तब हम लोग उसको क्लाइमेट कहते हैं। ध्यान से समझना बात को। मान लो कि तुम इंडिया की बात करो, तो तुमने देखा कि इंडिया जो है ना, वो अगर मैं अर्थ के हिसाब से बताऊं तो ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर है, इंडिया कहीं यहाँ है, तो इक्वेटर के पास ही है इंडिया, इसलिए इंडिया में गर्मी तो होने वाला है। लेकिन दीदी इतना मुझे समझ में आता है कि इंडिया में जो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि इंडिया का एक दिन हालात अंटार्कटिका जैसा हो जाएगा। आने वाले लाखों सालों तक तो ऐसा नहीं होगा, अगर हम इतना ग्लोबल वार्मिंग ना क्रिएट करें, इतना ज़्यादा हम लोग पोल्यूशन वगैरह ना करें, तो आई थिंक लाखों साल तक हम यहाँ पे थोड़े से आराम से रह सकते हैं। लेकिन दीदी ये मौसम का हालचाल इंडिया में जो है, गर्मी से भरा मौसम, बारिश होना, ये बड़ा ही कॉमन है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तुम बोलना चाहिए तुमको, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं इन्हीं तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखता आ रहा हूँ। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से मैं सुबह उठा और देख रहा हूँ कि यहाँ ग्लेशियर फैला हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखो, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, बारिश वारिश को बोलते हैं, ठीक है, बारिश, स्नोफॉल वगैरह जो भी है, आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ये सारे कंडीशंस जब हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए देखते हैं, बड़े लंबे समय के लिए, दीदी कितना लंबा समय होना चाहिए? लगभग 30 साल। मतलब इमेजिन करो 30 साल तक हम लोगों ने देखा कि इस जगह पे जो कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर के वो कैसे हैं। तो हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं कि हॉट क्लाइमेट रहता है, ह्यूमिड रहता है, उमस से भरा बारिश भी होता है, समरी क्लाइमेट रहता है, ज़्यादा कुछ इतना कुछ स्पेसिफिक रीजंस को छोड़ के इतना ज़्यादा कुछ बहुत ठंडा टेम्परेचर नहीं होता। तो हम लोग ओवरऑल इंडिया के क्लाइमेट को समझ पाए। लेकिन क्या ये एक दिन के अंदर हम लोगों ने डिकोड कर लिया? बिल्कुल नहीं। 30 साल से भी ज़्यादा का हम लोगों को समय लगा है इसको डिकोड करने में।
तो ज़रा ध्यान से समझो। जब तुम एटमॉस्फेयर के कंडीशंस को बड़े ही लंबे समय के लिए, लगभग 30 साल के लिए स्टडी करते हो, ऐसे एटमॉस्फेयर के कंडीशन को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। क्या ये बहुत जल्दी बदलता है? नहीं जी, 30 साल तक बैठ के रिसर्च किया और फिर जाके मैंने कहा कि इंडिया का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। अचानक से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि विद इन फ्यू मिनट्स इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ग्लेशिएटेड बन जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो दीदी ये बहुत जल्दी बदलता नहीं है। ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो लंबे समय के लिए प्रिवेल करते हैं उस जगह पर, उसको क्लाइमेट कहते हैं। ये बहुत ही लंबा लॉन्ग पीरियड पे कैलकुलेट किया जाता है, बताया जाता है, और साथ के साथ दीदी ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, तो बहुत ह्यूज एरिया को कवर करता है। लेकिन वही वेदर क्या होता है देखो, तो ये जो मैंने बताया ये क्लाइमेट है, ठीक है। लेकिन वही देखो वेदर क्या होता है। वेदर का सिंपल मतलब होता है मौसम। जैसे तुम ही बोल सकते हो कि दीदी सुबह बारिश हुआ, शाम को बहुत अचानक से गर्मी लगने लगा, या दीदी हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा धूप था, अभी आधा घंटे बाद बहुत तेज बरसने लग गए भगवान, ऐसा भी हो सकता है। दीदी ऐसे कंडीशंस जो कि बहुत क्विकली बदलते हैं, ये भी टेम्परेचर से रिलेटेड, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत जल्दी बदलते हैं। ये विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स बदल सकते हैं। ऐसे कंडीशंस को हम लोग वेदर बोलते हैं। ध्यान रहे ये ज्योग्राफी वाला वेदर है, एक इंग्लिश वाला ये वाला वेदर भी होता है, जिसका मतलब होता है कि वेदर यू वांट दिस और नॉट, तुमको ये चाहिए या नहीं। तो ये वेदर वाला, इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, वेदर लिखा हुआ है, प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है, बस स्पेलिंग का फ़र्क है और मीनिंग का फ़र्क है। तो दीदी डिफरेंस ज़रा बताइए। तो ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कि लंबे समय के लिए प्रिवेल करते हैं उनको क्लाइमेट कहते हैं। बहुत क्विकली ये बदलते नहीं हैं और बहुत बड़े लोकेशन को ये कवर करते हैं। वही वेदर ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं जो कि बहुत क्विकली चेंज होते हैं और इनको छोटे समय के लिए ही देखा जाता है, साथ के साथ ही छोटे एरिया को कवर करते हैं। तुम बोल सकते हो कि दीदी कोलकाता में इस वक्त बारिश हो रहा है, मान लीजिए, वैसे हो जाता तो अच्छा रहता है, इतना गर्मी भी है इनफैक्ट, है ना, लेकिन मान लीजिए कोलकाता में बारिश हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वेस्ट बंगाल के डिफरेंट किसी डिस्ट्रिक्ट में बारिश नहीं हो रहा है। था भले वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, मान लो इस वक्त के लिए कि कोलकाता में बारिश हो रही है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश नहीं हो रही है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। तो जनरली छोटे छोटे एरियाज के लिए डिफाइन किया जाता है वेदर को, क्लाइमेट को बहुत वास्ट एरिया के लिए डिफाइन किया जाता है। डिफरेंस समझ में आया? क्लाइमेट के स्टडी को, क्लाइमेट के यानी दीदी लंबे समय के लिए क्लाइमेट के स्टडी को हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट के स्टडी को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी, और वेदर के स्टडी को बोला जाता है मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी। तो दीदी इस चैप्टर में हमें क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जानना है या मेटेरोलॉजी के बारे में जानना है? दोनों के बारे में। हम वेदर भी जानेंगे, हम क्लाइमेट भी जानेंगे। ये पूरा चैप्टर हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन से रिलेटेड है, वो शॉर्ट रन के लिए हो, लॉन्ग रन के लिए हो, दोनों को हमें स्टडी करना है। बात समझ में आया? तो दीदी जब आप क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगी तो वो क्लाइमेटोलॉजी कहलाएगा, जब आप वेदर के बारे में स्टडी करेंगी तो आप मेट्रोलॉजी कहलाएंगे। और क्लास 10 के अपने सिलेबस में हम लोगों को दोनों अच्छे से पढ़ना है। बात समझ में आ गया? ठीक है दीदी, तो देखो टिक मार्क मार दें फट से। देखो ये दोनों टॉपिक्स तुम्हारे कवर हो गए, पता भी नहीं चला। एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं? ये जो आसपास हमारे सराउंडिंग्स हैं, जिसमें जीवन पनप रहा है, जिसमें प्लांट्स है, हम जिंदा हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं, हम उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट के भी जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। एनवायरनमेंट के भी हम लोगों ने पार्ट्स डिफाइन कर रखे हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। देखो एबायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट मतलब जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली जो बायोटिक नहीं है वो एबायोटिक है। तो दीदी बायोटिक क्या होता है? बायो शब्द आ गया ना, लाइफ। जब भी हम लोग लाइफ से जुड़ी हुई बातें करते हैं तो वो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में होगा। लेकिन जब भी लाइफ से जुड़ी हुई बातें नहीं कर रहे, यानी जीवन की बातचीत नहीं हो रही है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एनिमल, प्लांट, इस सब की बातचीत नहीं होगी, कुछ नॉन लिविंग की बातचीत होगी, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे एबायोटिक की। तो दीदी इसका 3 पार्ट्स है। एटमॉस्फेयर,
हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, देखेंगे एक एक करके देखेंगे। और बायोटिक में हमारे पास बायोस्फीयर है। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं दीदी? चैप्टर का नाम है, इस बार कान खोल के हम लोग सुनेंगे। हमारा जो प्यारा सा अर्थ है, मुझे एक बात बताओ ना तुम, अच्छा एक बहुत ही बचपन का सवाल पूछूं, मुझे बताओ तो तुम अर्थ में खड़े हो या अर्थ पे खड़े हो? तुम अर्थ में खड़े हो या पे खड़े हो? पे खड़े हो। अर्थ जो है वो एक रॉक का एक टुकड़ा है ना। हालांकि हम लोग बोलते तो ऐसे हैं, बट मान लो एक पत्थर का एक टुकड़ा है। तुम पत्थर के अंदर थोड़ी ना खड़े हुए हो, तुम पत्थर के ऊपर खड़े हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यू आर स्टैंडिंग अबव दिस, नॉट इन दिस। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तुम अर्थ के ऊपर खड़े हो। अब एक बात बताओ मुझे, तुम ऊपर जो खड़े हो, तुम जानते हो अर्थ तो हमारे इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारा अर्थ एक छोटा सा प्लैनेट है। मुझे एक बात बताओ तो, हमारा जो अर्थ है वो इतने बड़े स्पेस में, इतने बड़े स्पेस में क्या तुम डायरेक्टली अर्थ से ऐसे खड़े होकर स्पेस में कूद सकते हो? जी नहीं दीदी, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर कुछ एयर के, वाटर वेपर के, अन्य प्रकार के गैसेस के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का एक पूरा का पूरा ब्लैंकेट है, एक चादर है, जो कि हमारे अर्थ के इस रॉकी बॉल को कवर करके रखा है। तुम जब आसमान ऐसे मुंडी उठाते हो अपना, तो क्या तुमको स्पेस दिखाई देता है? अगर ऐसा होता तो तुम जिंदा भी नहीं होते। लेकिन दीदी जब आप मुंडी उठाती हैं, अपना सिर उठाती हैं, देन डेफिनेटली आपको दिखता है पूरा का पूरा आसमान, और वो आसमान जो आपको दिख रहा है वही एटमॉस्फेयर है। यानी कि हमारे अर्थ का जो ये बॉल का हिस्सा है, उसको इर्द गिर्द जो आसपास गैसेस, वाटर वेपर, अन्य प्रकार के डस्ट पार्टिकल्स जो घेरे हुए हैं, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि दीदी अगर ये गैसेस हैं तो ये उड़ क्यों नहीं जाते स्पेस में? इन्हें तो उड़ जाना चाहिए। वेल, ऐसा इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि इन गैसेस को हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने होल्ड करके रखा है कि मैं नहीं जाने दूंगा, तू कैसे छूट के जा सकता है मेरे से, है ना? बात समझ पा रहे हो? तो जो गैसेस हैं वो हमारे अर्थ से चिपके क्यों पड़े हैं? क्यों एटमॉस्फेरिक लेयर हमारे अर्थ से जुड़ा पड़ा है? रीज़न इज प्रिटी सिंपल। रीज़न इज प्रिटी सिंपल व्हाट? कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके कारण वो खींच कर रखा है, एटमॉस्फेयर के गैसेस को उड़ने नहीं देता। वहीं तो मार्स को देखो ना, एक क्लियर एग्जाम्पल है। मार्स का जो है वो, उसके अंदर का जो कोर है ना, वो कोर ठंडा पड़ चुका है। कोर ठंडा होने के कारण अब उसके पास कोई ग्रेविटेशनल पुल ही नहीं बचा। इसीलिए मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो उड़ के खत्म हो गया। मार्स हैज़ नो एटमॉस्फेयर नाउ, इसलिए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है मार्स पे। तो दीदी कहीं ना कहीं हमारा गर्म कोर और हमारे गर्म कोर से क्रिएटेड ग्रेविटेशनल पुल बहुत इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के ठहरे होने का। वरना एटमॉस्फेयर, जैसे मार्स का एटमॉस्फेयर उड़ के चला गया, हमारे अर्थ का भी उड़ के चला जाएगा। बात समझ में आया? तो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट द ब्लैंकेट ऑफ gases, dust particles, water vapor that surround the earth and that is retained by the gravitational pull of the earth is known as atmosphere। बात समझ में आया? नेक्स्ट बढ़ते हैं दीदी, हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रो वैसे तो ये अलग से एक चैप्टर है ना, लेकिन हाइड्रोस्फीयर जो है ना, हाइड्रो वर्ड का मतलब पानी से होता है। हाइड्रो, जहाँ कहीं भी हाइड्रो सुनाई दे समझ जाना पानी। एक एक जन को, जैसे मेरे को हाइड्रोफोबिया है, पानी का डर। पानी का डर मतलब मैं अगर स्विमिंग पूल में बहुत गहरा पानी देख लूँ मुझे अजीब सा होता है। तो उसी प्रकार हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी। तो हाइड्रोस्फीयर यानी तुम बोलोगे दीदी अर्थ पे ढेर सारे रिवर हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अर्थ के ग्राउंड वाटर है ना, ज़मीन खोद के भी नीचे जाएंगी तो कुछ आपको मीटर्स तक आपको ग्राउंड वाटर भी देखने को मिलेगा। तो जहाँ कहीं भी अर्थ पे पानी है, चाहे वो जमे हुए फॉर्मेट में हो ग्लेशियर्स में, या फिर वो पिघले हुए फॉर्मेट में हो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में, ग्राउंड वाटर में, सबको इकट्ठा एक साथ जब आप देखेंगी तो आप उसको हाइड्रोस्फीयर बोलती हैं। यानी हाइड्रोस्फीयर अर्थ का वो हर कोना है जहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर था जहाँ गैसेस, हवा, वाटर वेपर दिख रहे थे। हाइड्रोस्फीयर में पानी वगैरह की बातचीत हो रही है। लिथोस्फीयर है ज़मीनी हिस्सा। तुम लोग जानते हो कि अर्थ का होता है कोर, मैंटल और क्रस्ट। तुम लगभग मैंटल का ऊपर ये वाला हिस्सा से लेकर के पूरा ऊपर क्रस्ट तक, यानी ऊपर जो सॉइल जमा पड़ा है सब कुछ,
जो ज़मीनी हिस्सा है उसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि जो वर्ड लिथो है इसका मतलब ही रॉकी पार्ट से होता है, रॉकी। तो जो पथरीला हिस्सा है पूरे अर्थ का, जहाँ पे आपका घर खड़ा हुआ है इस वक्त, आप चलती हैं जिस रोड पे, वो सब कुछ लिथोस्फेयर का पार्ट है। बात समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेयर, जो दीदी आसमान उठाइए, तो दीदी एटमॉस्फेयर, अपना सिर उठाइए, आपको आसपास दिखता है वो एटमॉस्फेयर है। उसके बाद दीदी हाइड्रोस्फेयर, जाइए किसी लेक के सामने खड़ी हो जाइए, वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। दीदी लिथोस्फेयर, जिस ज़मीन से आप चल के गई लेक तक, वो ज़मीन लिथोस्फेयर का पार्ट है। बात समझ में आया? अब देखो, तुम बोलोगे कि दीदी एटमॉस्फेयर में भी कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स भी तो होते हैं, है ना? हम लोग जानते हैं बैक्टीरियाज वगैरह अगर ये फ्लोटिंग वगैरह हैं तो वो घूमते फिरते रहते हैं। चिड़ियाएँ जो हैं वो भी एटमॉस्फेयर में घूम रही होती हैं। दीदी हाइड्रोस्फेयर, पानी में भी कई जीव जंतु पलते हैं। फिर लिथोस्फेयर, ज़मीन पे तो हम जैसे प्राणी रहते हैं। तो जब तुम इन तीनों के तीनों एबायोटिक, देखो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये अपने आप में तो नॉन लिविंग है, लेकिन ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बात समझना, एटमॉस्फेयर अपने आप में नॉन लिविंग है, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं तो लाइफ को सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया, हमें जीवित रखा है। हाइड्रोस्फेयर नॉन लिविंग है, पानी, लेकिन पानी ने ही तो जीवन दिया है। लिथोस्फेयर नॉन लिविंग है, लेकिन वो ज़मीन नहीं तो हमें रहने का ठिकाना दिया है। तो बात को समझो, ये नॉन लिविंग जगह पे जब कोई लिविंग बींग रहता है तो वो पूरा का पूरा एरिया जो एक लिविंग बींग जहाँ पे रहता है, चाहे वो माइक्रोब के फॉर्मेट में हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे हम जैसे एडवांस्ड एनिमल्स हों, जो भी हो, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। दीदी यानी जब आप अपना नज़रिया, आप अपना चश्मा में नॉन लिविंग लगा के देखती हैं तो आपको ये दिखता है, लेकिन आप जब लाइफ ढूंढ रही होती हैं और अर्थ पे जहाँ जहाँ लाइफ दिख जाता है आप उसको बायोस्फीयर का पार्ट मान लेती हैं। दीदी ज़मीन पे लाइफ दिख रहा है तो लिथोस्फीयर, जहाँ पे ज़मीन पे लाइफ है, उसको हम लोग बायोस्फीयर का पार्ट मान लेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन सिंपल सी बात है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, वहीं पे बायोस्फेयर बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि लाइफ की बात हो रही है। ठीक है दीदी, अब हम लोग मुद्दे पे आएंगे एटमॉस्फेयर के। ओके, तो एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्लियर हो गया है ना, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिल रहा है? गैसेस, वाटर वेपर, H2O बोलते हैं, वाटर वेपर के फॉर्मेट में, और साथ के साथ आपको कुछ मिलते हैं एरोसोल्स। अब ये वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एरोसोल्स क्या होता है दीदी? जितने भी इक्के दुक्के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन में निकला वो वोल्केनिक ऐश हो, चाहे कुछ पोल्यूटेंट्स हो, चाहे कोई छोटे छोटे इंडस्ट्री से निकल रहे कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो जो कि इन्वायरमेंट में बहुत छोटा है और फ्लोट करता रहता है, उसी को एरोसोल कहते हैं दीदी। यानी छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, चाहे वो वोल्केनिक इरप्शन से निकला हो, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान निकला हो, पोल्यूटेंट हो, कोई कुछ भी हो, जो आसपास हमारे इन्वायरमेंट के घूमता रहता है, उसी को हम लोग एरोसोल कहते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से कॉमनली गैसेस, H2O, एरोसोल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड डैश एरोसोल्स, बोल दोगे? अच्छा, अब सुनो, गैसेस में भी हमारे पास कुछ गैसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं परमानेंट गैसेस, और कुछ गैसेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल गैसेस। वेल, क्या मुद्दा है यहाँ पे समझो। कुछ ऐसे गैसेस हैं जो मोर और लेस परमानेंट इन नेचर है, उनका कंटेंट लाखों सालों से बदला नहीं है। मतलब लाखों सालों से जितने परसेंटेज में वो मौजूद थे उतने ही परसेंटेज में आज भी मौजूद हैं, लगभग 99.99% उतना ही उनका वैल्यू है जितना कि पहले था। तो उसमें से क्या क्या आ जाते हैं? उसमें से आता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस वैसे क्यों इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम लोग लाइफ साइंस में भी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल बोल के एक पूरा का पूरा पार्ट है लाइफ साइंस में, लेकिन छोटे लेवल पे मैं बता दूं, नाइट्रोजन गैस का जो मात्रा है हमारे इन्वायरमेंट में वो 78% है। तो अगर कोई पूछता है कि हमारे इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैस कौन सा है एटमॉस्फेयर में, अगर कोई पूछता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला गैस कौन सा है, 78% नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन।
तो मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सा एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन है, याद करो यहीं कहीं, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, पढ़ेंगे बाद में, हम लोग लाइफ साइंस में भी ये बात पढ़ेंगे, इनफैक्ट लाइफ साइंस में ही पढ़ेंगे इस बात को। लेकिन एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारे बॉडी में डीएनए होता है, इजंट इट? हमारे सेल्स में, उनके न्यूक्लियसेस में डीएनए होता है। जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन तो हमारे बॉडी के मेकअप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा बॉडी का ढांचा बना ही नाइट्रोजन से है, हमारे बॉडी के हर अंग अंग में नाइट्रोजन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो, चाहे मैं हूँ, चाहे प्लांट है, हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले नहीं पाते। मतलब देखो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, लेकिन हम डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो दीदी कैसे होता है ये? एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम ये कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्लीज़ समझो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, जो कि लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम जीवित ही नाइट्रोजन के कारण हैं, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाते। लाइफ साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग देखेंगे। अच्छा, और क्या है? ऑक्सीजन, बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो लगभग 21% के आसपास है। तो तुम देख ही रहे हो कि लगभग दीदी यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, 99% यहीं कवर हो गया। तो ये दो गैसेज ही इतने अबंडेंट है कि 99% एटमॉस्फेयर के गैसेज में इन्हीं दो का नाम दर्ज है। इसके अलावा जो 1% बचा है उसमें आर्गन आ जाता है, CO2 आ जाता है, ये वगैरह वगैरह और भी नाम है। हालांकि CO2 जो है वो अब वेरिएबल गैस में भी शामिल हो रहा है, ठीक है। इसका मात्रा मोर और लेस 0.03% रहा है, बट अब ये लगातार इंक्रीज हो रहा है ये मात्रा। रीज़न इज़ प्रिटी सिंपल, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। हम जो इंडस्ट्री से इतना हैवी पोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रीजन्स है कि हम देख ही पा रहे हैं कि कितना अप्रैल मिड में है, लेकिन इतना भयंकर गर्मी तो शायद मई के एंड में होता था। इतना खतरनाक तरीके का गर्मी हो रहा है, हम देख ही पा रहे हैं असर को। वन ऑफ द रीजन्स है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस मात्रा में होना। बात समझ पा रहे हो? तो हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा 0.03% मोर और लेस परमानेंट नेचर था, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर ओन इंटरफेरेंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट हम देख पा रहे हैं कि ये मात्रा लगातार वैरी भी कर रहा है। तो वेरिएबल गैसेस में भी आ रहा है। तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा क्या परमानेंट है क्या वेरिएबल है, तुमसे बस गैसेस का नाम एक दो पूछ सकता है, लेकिन तुम थोड़ा सा डिटेल में जान के रखो भाई, ठीक है। तो इसका मात्रा 0.03 है। H2O वाटर वेपर का भी मात्रा वैरी करता है। जैसे कि अगर तुम ओशंस के पास देखोगे तो उन इलाकों में वाटर वेपर का मात्रा ज़्यादा होगा, लेकिन वहीं पे अगर तुम चले जाओगे ड्राई इलाके में, डेजर्टिक इलाके में, तो वहाँ वाटर वेपर का मात्रा कम होगा। वो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो वाटर वेपर भी एक टाइप का गैस है ना। वेपर पानी, ऐसा मत समझो दीदी पानी तो लिक्विड हुआ, अरे वाटर वेपर गैस है, ठीक है। तो वेरिएबल गैसेस में वाटर वेपर भी आता है। तो ये सारे मुद्दों को ज़रा सा याद रखो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस मिलते हैं और सारे गैसेस बहुत बड़ा रोल प्ले निभाते हैं हमें ज़िंदा रखने में, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गया। तो गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर भी देख लिया दीदी, बड़ा आसान था। अब जो मेन मुद्दा है उसके लिए सीट बेल्ट हम लोग बांध लेंगे, क्योंकि अब आ रहा है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे इसको समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे लिए, हमारे अंदर हम जल्दी नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन हर चीज़ समझेंगे। लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने बड़े बचपन से देखते हैं लेयर्स बोले तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, कोई पूछा नहीं कि बताने लग गए। लेकिन थोड़ा सा खबरदार, लेयर्स ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर बड़े क्लास में आ चुके हैं, तो हम लोगों को बताना होगा कि अर्थ का एटमॉस्फेयर आप किस हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर के हिसाब से क्लासीफाई कर रहे हैं तो अलग प्रकार से मैं उसके लेयर्स बताऊंगा या बताऊंगी, और अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से मुझे पूछ रहे हैं तो फिर वो अलग ढंग से बताया जाएगा। तो इस बार फटाक से मेरे मुंह से ये नहीं निकलेगा ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, पहले मैं पूछूंगी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। क्या आप टेम्परेचर बेसिस पे पूछ रहे हो या फिर आप केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पूछ रहे हो? तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर है या ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन है।
मुद्दा समझ पाए? ठीक है दीदी, अब जब आपने बता दिया है तो हम खबरदार रहेंगे अब से। अच्छा, और सुनो मेरी बात को। ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हमारे पास 5 लेयर्स है, 5 लेयर्स। क्या क्या है दीदी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड लास्ट है हमारे पास एक्सोस्फियर। ठीक है, ये हमारे पास 5 लेयर्स। और अगर तुम केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से बोल रहे हो बाबू, देन हमारे पास है होमोस्फियर और हमारे पास है हेटेरोस्फियर। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमारे पास ये 2 प्रकार हैं। आओ हम लोग एक एक करके देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। जो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि एग्जाम में भर भर के सवाल आता है। सो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। अब एक बात मेरा कान खोल के सुन लो भाई, कान खोल के सुन लो एक बात। क्या दीदी? कोई भी लेयर जब मैं रीड करना शुरू करूँगा ना, तो मैं अर्थ सरफेस से रीड करना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं तो अर्थ सरफेस पे खड़ा हूँ। तो मैं मुंडी उठाकर जब देखूंगा तो जो लेयर सबसे पहले दिखेगा मेरे लिए वही लेयर सबसे पहला पोजीशन डिजर्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहला लेयर, तुम्हें मुंडी उठाने की भी जरूरत नहीं है, आसपास तुम्हारे जो मौजूद है पूरा लेयर, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या बोल सकते हैं दीदी? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये लोएस्ट लेयर है, सबसे निचला लेयर यही है ना। अगर हमारा अर्थ ये है और ये अर्थ के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर, तो सबसे निचला वाला तो यही लेयर है, इसलिए इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अच्छा दीदी, और क्या बात है? सेकंड बात, इसका एक्सटेंशन ध्यान से देखना। ये काफ़ी बच्चे लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान से एक बात बोल रही हूँ, सुनना। ट्रोपोस्फियर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में ट्रोपोस्फियर का जो एक्सटेंशन है वो 18 किलोमीटर तक है। वहीं पोलर रीजन में ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंशन जो है वो 8 किलोमीटर तक है। दीदी समझ में तो आया नहीं? देखो समझना इस बात को, थोड़ा ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं। एक बात देखो, हमारा जो अर्थ है ना वो मोटू सा है। हमारा अर्थ एकदम एग्जैक्टली फुटबॉल की तरह गोल तो नहीं है। हमारा अर्थ जो है वो अजीब टाइप का मोटा है। मतलब बोल सकते हो तुम, मतलब मैं किसी को बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं कौन होती हूँ बॉडी शेम करने वाली? वी आर परफेक्ट इन हर वेज, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे बोल रही हूँ मजाक के सेंस में, ताकि हम लोगों को याद रहे। अर्थ जो है वो मोटू और नाटू है, यानी कि दीदी लंबू भी नहीं है और पतला भी नहीं है बेचारा। तो हमारा अर्थ जो है वो कुछ ऐसा है। मतलब परफेक्ट गोल होता तो ऐसा हो जाता ना, लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ से चपटा है और यहाँ से फैला हुआ है। तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा है, और इसमें भी बहुत अनइवननेस है। इतना स्मूथ तो होता तो क्या ही बात थी, तब तो हम शक कर सकते थे कि लगता है किसी एलियन ने हमारा प्लैनेट बना दिया है। लेकिन ये अर्थ अनइवन एक है, ठीक है। मजाक की बातें हैं, ठीक है, ओके। सुनो एक बात को, तुम लोग जानते हो कि अगर दीदी एग्जैक्टली एक कंप्लीट परफेक्ट सर्कल होता तो सेंटर से आप अगर कोई भी लाइन खींचती इस सर्कल के ऊपर तो सबका लेंथ सेम आता है ना। इसी को तो रेडियस बोलते हो, सबका रेडियस सेम आता। लेकिन दीदी चूंकि ये अजीब टाइप का शेप है, तो अगर आप सेंटर से लाइन खींचेंगी तो यहाँ पे बहुत लंबा आएगा दूरी और बहुत छोटा दूरी यहाँ पे आएगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर यहाँ 10 किलोमीटर आ रहा है तो यहाँ पे शायद 8 ही किलोमीटर है। बात समझ पा रहे हो दीदी? ये सब आप क्यों बता रही हैं? ध्यान से सुनो। हमारे अर्थ के बीच में है कोर, और हम जानते हैं कि कोर से ही ग्रेविटेशनल पुल डेवलप होता है। तो चूंकि हमारा जो, तुम अगर इक्वेटर पे खड़े हो, इक्वेटर क्या होता है? अर्थ के बीच से जाने वाला पूरा का पूरा लाइन। तो अगर तुम इक्वेटर पे खड़े हो ऐसे करके, तो तुम देखोगे कि दीदी मैं तो बहुत दूर हूँ कोर से, तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम महसूस होगा। वहीं पे अगर मैं पोल पे खड़ा हूँ तो मैं तो बहुत पास हूँ इससे, तो मेरे ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल डेवलप होगा। बात समझ पा रहे हो? पोल पे तो ज़्यादा पास हो ना कोर के, तो ज़्यादा ग्रेविटेशन, ज़्यादा तेज़ से खींच रहा है अर्थ वहाँ पे। लेकिन वहीं पे तुम यहाँ
यहाँ जब हो तो थोड़ा और दूरी है तो कम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल तुम महसूस कर रहे हो। सिमिलरली जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी तो गैसेस से बना हुआ है, उसके पास खुद का कोई आज़ादी थोड़ी ना है। तो बेचारा जब वो पोल पे होता है बिकॉज ऑफ हैवी ग्रेविटेशनल पुल वो बहुत ही क्लोज रहता है, बहुत ही जुड़ा हुआ रहता है सरफेस से। लेकिन वहीं इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल पुल कम है तो थोड़ा सा वो एक्सपैंड हो पाता है, थोड़ा सा एक्सपैंड हो पाता है। इसलिए पोलर रीजन में सिर्फ 8 किलोमीटर तक और यहाँ पे 18 किलोमीटर तक। ये एक एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हालचाल है। लेकिन वहीं पे दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ता है, इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तुम ही बताओ गर्मी के सीज़न में क्या हमें चिपकना पसंद है? नहीं, हम तो दूर दूर रहना चाहते हैं कि भाई तू मेरे पास मत आ यार, है ना। हम लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी यार दूर सो यार, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है। सिमिलर टू दैट गैस मॉलिक्यूल्स भी बहुत दूर फैलने लग जाते हैं गर्मी में। इसीलिए चूंकि वो दूर दूर फैल रहे होते हैं, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में बहुत फैलने के कारण ये 18 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन पोलर रीजन में वही ये गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फैलते नहीं हैं, क्योंकि ठंड है भाई, ठंड है तो सिकुड़ कर रहो, इसीलिए ये ज़्यादा क्लोज रहते हैं और सिर्फ 8 ही किलोमीटर तक का ऊपर हिस्सा ये डिस्टेंस कवर करते हैं। तो दो एक्सप्लेनेशंस हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल का अंतर है ये, और दूसरा ये भी एक्सप्लेनेशन है कि दीदी चूँकि गर्मी अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, इसलिए पोलर में कम गर्मी है इसलिए वहाँ कम थिकनेस है, और क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स चिपक के बैठे वहाँ पे, और इक्वेटर में ज़्यादा गर्मी है तो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड हो गए, इसलिए लेयर भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। दोनों बात है। तीसरी बात है कि ये एक वेदर मेकिंग लेयर है। वेदर मेकिंग लेयर है यानी कि वेदर मेकिंग लेयर का मतलब ये है कि यही वो लेयर है जहाँ पे ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कंडीशंस होते हैं वो यहीं पे होते हैं। फॉर एग्जांपल आए दिन तुम टॉर्नाडो के बारे में सुनते हो, साइक्लोन के बारे में सुनते हो, तो सब के सब इसी लेयर के अंदर हो रहे होते हैं। क्यों दीदी? क्योंकि इसी लेयर के अंदर ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ज़्यादातर एटमॉस्फेयर के कंडीशंस में अफेक्ट इसी लेयर पे पड़ता है, इसलिए इसको वेदर मेकिंग लेयर भी कहते हैं। मोस्ट डेंस लेयर है, डेंसिएस्ट भी बोल सकते हो, मोस्ट डेंस लेयर है। क्यों दीदी? अब तुम ही बताओ ना। ये हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ के ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसमें से सबसे पहला है ट्रोपोस्फेयर। तो बेचारे इस ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कितने ऊपर मौजूद एटमॉस्फेरिक लेयर्स का भार है भाई। ऊपर मौजूद सभी एटमॉस्फेरिक लेयर्स इसके ऊपर एकदम दबाव बनाए हुए हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा मास भी कैरी करता है और बहुत डेंस भी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है इसके अंदर। ठीक है, तो डेंसिएस्ट लेयर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगेन दीदी इसमें गैस मॉलिक्यूल्स वगैरह का मात्रा ज़्यादा है, वेदर मेकिंग लेयर है। एंड ऊपर से जो इतने ज़्यादा जो मौजूद अपर लेयर्स हैं उनका जो प्रेशर पड़ रहा है वो अलग से इसके गाढ़ेपन में एक एडिशन दे रहा है। एक फिफ्थ बात है, ध्यान से देखना कि ट्रोपोस्फेयर में जनरली, ये बात जनरली बोल रही हूँ क्योंकि इसका एक्सेप्शन भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर्स में, कि जनरली ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना कि जैसे जैसे तुम हाइट बढ़ाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर फॉल होता है। मतलब इमेजिन करो कि तुम इक्वेटर पे हो, ठीक है, 0 मीटर से तुम नापना शुरू कर रहे हो, तो 0 मीटर से तुम मान लो 18 किलोमीटर तक इक्वेटर पे गए, तुमको ट्रोपोस्फेयर दिख रहा है। तो तुम क्या नोटिस करोगे ना कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर में ड्रॉप आ रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग देखेंगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट भी कहते हैं। ये एग्जाम में आने वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। पढ़ेंगे डिटेल में, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है जनरली टेम्परेचर फॉल होता है, और इसी फेनोमेना को नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट बोला जाता है। कितना दीदी फॉल होता है? तो ध्यान से याद करना चाहते हो अभी के अभी याद कर लो, आगे तो पढ़ना ही है। 1000 मीटर या फिर इसी को मैं 1 किलोमीटर बोल सकते हो। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर अगर तुम ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इतना ही अभी याद रखते हैं, हालांकि और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो दीदी 5 बातें ट्रोपोस्फेयर से जुड़े हुए याद रखेंगे। लोएस्ट लेयर है, एक्सटेंशन इक्वेटोरियल रीजन में 18 किलोमीटर है, पोलर रीजन में 8 किलोमीटर है। वेदर मेकिंग लेयर है, सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है
और जनरली टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर गिरता है। ये बात समझ में आया। सेकेंड लेयर की बातचीत करते हैं, वो जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर। जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया कि थोड़ा सा स्लैंटिंग डायग्राम बना रही हूँ। मान लो यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे पोलर रीजन है। तो इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर का एक्सटेंशन 18 किलोमीटर तक था, पोल रीजन पे 8 किलोमीटर तक था। तो ऐसे करके ट्रोपोस्फेयर का हम लोगों ने देख लिया कि मतलब स्लैंटिंग बोलने का ये मतलब है कि यहाँ थिकनेस ज़्यादा है, यहाँ थिकनेस कम है। इसके बाद अगर तुम 50 किलोमीटर तक जाते हो, 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर तक जब अब लेयर तुमको दिखेगा, यानी 18 और 8 के ऊपर 50 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर ज़मीन से मेजर हो रहा है। तो 50 किलोमीटर तक जब तुम जाओगे तो लगभग तुमको जो दिखाई देगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में भी एक मुद्दा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे बीच में कहीं तकरीबन 24 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर तक ओजोन गैस का बहुत ज़्यादा मात्रा है यहाँ पे। जैसे O2 ऑक्सीजन होता है ना, वैसे एक और होता है O3 जिसको हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। ये तो ऑक्सीजन गैस है, ये ओजोन गैस है। इसका बहुत भारी मात्रा हम लोगों को इस लोकेशन पे देखने को मिलता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ पे ओजोन का बहुत भारी मात्रा है उसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, उसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि दीदी 24 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में है। दीदी ओजोनोस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस का बहुत भारी मात्रा है। ओजोन गैस ज़रूरी क्यों है? तो एक बात ध्यान से सुनना, बाद में हम लोग देखेंगे अगेन इसको, कि अगर मैं यहाँ पे सूरज बना रही हूँ तो सूरज जो है ना वो हमारा सिर्फ सुंदर सुंदर रोशनी रिलीज नहीं करता है, बहुत खतरनाक रोशनी भी सूरज रिलीज कर रहा है, जो कि ह्यूमन लाइफ और किसी भी प्रकार के लाइफ के लिए हैजार्डस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनमें से एक है यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेडिएशन, ये सूरज रिलीज करता है। ये अगर सूरज रिलीज कर रहा है तो दीदी हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके हमारे तक पहुंच सकता है। हम बेचारे लोग, हमने क्या गलती की है भाई? तो इसीलिए ये जो ओजोनोस्फेयर है ये अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह हमारी प्रोटेक्शन करता है। और ओजोन जो है, जो यहाँ पे मौजूद है O3, ये इस अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब कर लेता है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ध्यान से सुनो, स्ट्रेटोस्फेयर का 24 से 40 किलोमीटर का हिस्सा जहाँ पे ओजोन गैस का बहुत भारी मात्रा है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस से, इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग अम्ब्रेला लेयर भी कहते हैं, क्योंकि छतरी है भाई, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात खबरदार ध्यान से सुन लेना कि हर ओजोन, अच्छा तुम्हारे दिमाग में O3 का एक बहुत क्यूट सा पिक्चर तो नहीं आने लगा कि दीदी ये तो हमारा शहंशाह है, ये तो हमें बचा रहा है? वेल, सही बात है, लेकिन अगर यही O3 गैस ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होता ना तो ज़िंदगी तबाह कर देता। O3 अपने आप में बहुत पॉइजनस गैस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस होता है। ये भाई कैंसर क्रिएट कर सकता है ये O3 जैसा गैस। लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोनोस्फेयर में है तब तो ये गुड ओजोन कहलाएगा, कि अच्छा ओजोन है, हमें बचा रहा है। लेकिन वहीं अगर यही O3 ट्रोपोस्फेयर में कहीं उड़ रहा है तो फिर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तब हम लोग इसको बैड ओजोन बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में गलती से भी क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड ओजोन एंड बैड ओजोन, तो बोलना द ओजोन गैस प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन इज नोन एज गुड ओजोन। वो ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है और सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, उसे गुड ओजोन कहा जाता है, अच्छा ओजोन। लेकिन वही ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में मौजूद है, जो कि बहुत पॉइजनस है और लाइफ के लिए हैजार्डस है, उस ओजोन को बैड ओजोन कहा जाता है और उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ओजोन का बहुत भला एक पिक्चर मत क्रिएट करो। ये भला है जब स्ट्रेटोस्फेयर में है, लेकिन अगर यही ट्रोपोस्फेयर में घुस जाए तो ये किसी राक्षस से कम नहीं। राक्षस, मैं राक्षस बना रही हूँ यहाँ पे, राक्षस से कम नहीं है ये डीमन बन जाएगा। हाय राम, रात को शूट कर रही हूँ, नाम भी क्या क्या ले रही हूँ, है ना? ये बात समझ में आया दीदी। और कुछ स्ट्रेटोस्फेयर से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन, और कुछ इन्फॉर्मेशन सुनो। ये जो ओजोन है ना, कितना ओजोन प्रेजेंट है उसको हम लोग नापने के लिए एक यूनिट बना रखे हैं जिसको हम लोग कहते हैं डॉप्सन्स यूनिट।
जैसे लेंथ मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर वगैरह है, वैसे ही ओजोन गैस का मात्रा मेजर करने के लिए डॉप्सन्स यूनिट है हमारे पास। ये मुद्दा हुआ। एक और मुद्दा स्ट्रेटोस्फेयर से जुड़ा हुआ है, सुनो। जितने भी कमर्शियल फ्लाइट्स हैं दीदी, कभी भी एयरक्राफ्ट से, अगर आप एयरप्लेन से गई हो कहीं पे भी, तो आपको पता है वो प्लेन कहाँ उड़ता है, कौन से लेयर में उड़ता है एटमॉस्फेयर के। वो ट्रोपोस्फेयर के बहुत ऊंचे या स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट इनिशियल पोजीशंस पे उड़ रहा होता है। तो सवाल ये दिमाग में आता है, दीदी इतना ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है? रीज़न इज़ प्रिटी सिंपल, क्योंकि अभी जस्ट बताया था ट्रोपोस्फेयर वेदर मेकिंग लेयर है, कभी भी अनहोनी हो सकता है भाई। तुम ट्रोपोस्फेयर में उड़ रहे हो, अचानक से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इतने डेडली हो गए कि स्टॉर्म या फिर तूफान का कंडीशन बनने लगा, तो तुम्हारा एयरप्लेन गया भाई, पैसेंजर्स गए। इसीलिए सेफ रहने के लिए हम लोग थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली कम गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओजोन तो है ठीक है, लेकिन वो ऊपर है, थोड़ा थोड़ा निचले लेयर्स में मॉलिक्यूल्स का मात्रा थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा शांत जगह है, और इसीलिए शांति से हम लोग उड़ पाएंगे बिना किसी टेंशन के। तो कुछ कुछ बातों को अभी रिवाइज कर ले। स्ट्रेटोस्फेयर जो कि सेकेंड लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है, जिसमें 24 से 40 किलोमीटर में ओजोनोस्फेयर है, जिसको अम्ब्रेला लेयर भी कहते हैं। ओजोन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है डॉप्सन्स यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। और जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं नहीं, जो रोज़ का आने जाने के लिए पैसेंजर्स यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे फ्लाइट्स इसी स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर से उड़ाए जाते हैं। बात याद हो गया, समझ में आ गया? ठीक है दीदी, आगे बढ़िए। ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। तो 18 किलोमीटर तक था इक्वेटोरियल रीजन पे, यहाँ पे 8 किलोमीटर तक था, फिर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर था। एक पॉइंट बताना भूल गई कि स्ट्रेटोस्फेयर में ना गर्मी होता है। मतलब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। ट्रोपोस्फेयर में अभी तुम लोग देखे थे ना कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर ड्रॉप होता है। वेल स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि यहाँ पे ओजोन गैस था। जैसे जैसे ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्ब करेगा, गर्मी क्रिएट होगा, है ना। जैसे तुम एक सिंपल एग्जांपल दे रही हो, दीदी कैसे गर्मी क्रिएट हो जाएगा? एक नॉर्मल सा बात समझो, कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जो कि हीट को ना ट्रैप करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। ओजोन उन्हीं में से एक है। तो वो अल्ट्रावायलेट रेज जब अब्जॉर्ब करता है, उनको आगे ट्रोपोस्फेयर तक जाने नहीं देता, हमारा रक्षक बनता है। इस दौरान वो गर्मी भी क्रिएट करता है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है वापस से। फिर आता है ज़मीन से नापोगे तो लगभग 80 to 85 किलोमीटर तक, लगभग 80 to 85 किलोमीटर तक जो थर्ड लेयर दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर ये कोल्डेस्ट लेयर है। यहाँ पे अगेन टेम्परेचर जो है विथ हाइट फॉल होने लग जाता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स वैसे भी बहुत कम है और इतने कोई अब्जॉर्बिंग गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर गिरने लगता है। ये है कि जो मिटियोर्स होते हैं वो इसी लेयर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दीदी ये क्या आपने बोल दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो तुम लोग जानते हो कि हमारा अर्थ तो स्पेस में एक प्लैनेट है, एक छोटा सा, लेकिन आसपास हमारा अर्थ ही थोड़ी ना मौजूद है। लाखों करोड़ों प्लैनेट्स और भी हैं, लाखों करोड़ों पत्थर के टुकड़े यूं ही स्पेस में हमारे घूम रहे हैं। वो स्पेस में घूमने वाले पत्थर के टुकड़ों को हम लोग, बड़े बड़े टुकड़ों को एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं। लिटरली मतलब उनको समझ सकते हो तुम, अर्थ का 2 गुना 3 गुना इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। लेकिन वही दीदी कुछ पत्थर के टुकड़े छोटे छोटे भी होते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे तो नहीं होते कि कंकड़ जैसे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एस्टेरॉइड्स के मुकाबले छोटे छोटे होते हैं। तो अगर ये हमारा अर्थ है तो स्पेस में बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं उनको मेटेरॉइड्स कहते हैं। मेटेरॉइड्स स्पेस में जब यही पत्थर हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करते हैं और घुस जाते हैं, तब उनका नाम मिटियोर्स हो जाता है। तो देखो नाम कैसे बदल रहा है, प्लीज़ इसको समझो। एस्टेरॉइड्स बहुत विशाल विशाल पत्थर होते हैं जो कि स्पेस में घूम रहे हैं। मिटेरॉइड्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और वो भी स्पेस में मौजूद होते हैं। लेकिन ये तो ऐसे ऐसे घूम रहे इधर उधर, घूमते घूमते पता चला हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाए। अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं तब हम लोग इनको मिटियोर्स कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं, वैसे ही मीजोस्फेयर पे पहुंचते ही अचानक से बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि एकदम स्पेस से बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं, तो एकदम आग जला हुआ एक मिटियोर घुस रहा है। उसी वक्त अचानक से मीजोस्फेयर का कोल्ड टेम्परेचर इसके सामने आ गया,
तो बहुत हैवी फ्रिक्शन होता है। बहुत ही अचानक से कोई गर्म चीज़ को बहुत ही ठंडे चीज़ में डाल दोगे तो एक ब्लास्ट होगा, क्योंकि बहुत हैवी फ्रिक्शन होता है। और यहीं पे जो मिटियोर्स होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मिटियोर्स कौन से लेयर में बर्न होता है? मेसोस्फेयर में बर्न होता है, क्योंकि बहुत एक्सेसिव फ्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर ऑफ मेसोस्फेयर। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। अब ज़रा सुनना, बताओ, अब तो दीदी आदत हो गया। 18 से 8 ट्रोपोस्फेयर था, उसके बाद 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर था, उसके बाद 80 to 85 पे हमारे पास क्या था? मेसोस्फेयर। अब इसके बियॉन्ड लगभग 1000 किलोमीटर्स तक जो चल रहा है वो है थर्मोस्फेयर। उसमें भी क्या है कि लगभग 550 किलोमीटर तक ये पूरा है थर्मोस्फेयर, लेकिन इतना हिस्सा को आयोनोस्फीयर नाम दिया गया है। यानी दीदी आप कहना चाहती हैं कि आयोनोस्फीयर थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है? जी हाँ, जी हाँ। लोअर पार्ट जो है थर्मोस्फेयर का, ये पूरा थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर का निचला हिस्सा अर्थ सरफेस से देखोगे तो उसको आयोनोस्फेयर कहते हैं। देखो, आयोनोस्फीयर क्या है उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आयन्स हम किसको कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हमारे पास एटम है। एटम्स में होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और न्यूट्रॉन नो चार्ज वाला होता है। अगर तुम्हारे पास 2 प्रोटॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन भी है, तब तो तुम न्यूट्रल है भाई, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज जितना है उतना ही माइनस चार्ज भी है। लेकिन इमेजिन करो तुम्हारे पास 2 प्रोटॉन है बट 3 इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा ना। इसमें माइनस का चार्ज बैठा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, माइनस चार्ज ज़्यादा है। वहीं अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिविटी की कमी है, तो मैं पॉजिटिव। जब भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मात्रा में डिसबैलेंस होता है, तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं आयंस। यानी दीदी जब एटम न्यूट्रल नहीं रहा और किसी चार्ज्ड पार्टिकल में बदल गया है, तब उसको हम लोग आयंस बोलेंगे। ठीक है। होता क्या है आयोनोस्फीयर में कि जो ऊपर से सूरज से जो रेडिएशंस आ रहे हैं, वो रेडिएशंस इतने खतरनाक होते हैं कि ये रेडिएशंस जो गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस पूरे लेयर में, इस गैस मॉलिक्यूल्स में से किसी में से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकवा दे रहा है, किसी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दे रहा है। मतलब एकदम राक्षसी प्रवृत्ति का ये यहाँ पे खेला हो रहा है। यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा माहौल है यहाँ पे कि जो एटम्स हैं वो बेचारे न्यूट्रल बन के कप कपे ऐसे पड़े हुए हैं, और आता है रेडिएशंस, इनमें से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। बेसिकली इनको न्यूट्रल से चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। और चूंकि यहाँ पे यही प्रोसेस होता है, आयोनाइजेशन होता है इस लेयर में। आयोनाइजेशन यानी एटम्स जो न्यूट्रल थे वो अब आयंस बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल के नेगेटिवली चार्ज बना दो, या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिवली चार्ज बना दो। तो दीदी यहाँ पे जो एटम्स हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, आयंस में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, और इसीलिए इसको हम लोग आयोनोस्फीयर कहते हैं। बात समझ में आया? तो अगर किसी ने कहा कि थर्मोस्फीयर का ये लेयर आयोनोस्फीयर क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स जो है उनको आयंस में बदला जाता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स भी है, जैसे N2 पड़ा हुआ है, तो इस N2 को तोड़ के नाइट्रोजन एटम्स में, मतलब एक साथ रहने नहीं देंगे किसी को। ये ऐसा लेयर है जहाँ पे हर इंसान को सिंगल जीना पड़ रहा है, एक साथ लेयर ही रहने ही नहीं दे रहा है। जो रेडिएशन है सूरज का, इलेक्ट्रॉन से छीन के लेके चला जा रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले आ रहा है, मॉलिक्यूल बन के बैठी हुई है, 2-2 एटम के साथ खुश थी, एक एक करके हम लोग को सिंगल बना दे रहा है। यहाँ पे ये सारी हरकतें होती हैं और इसीलिए इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। रहा होगा कि दीदी जिस लेयर में इतने खतरनाक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये लेयर बहुत ज़्यादा गर्म लेयर होगा। यस, ऐसा ही है, ये लेयर बहुत ही गर्म लेयर है और इसीलिए इसको हम लोग बड़े प्यार से थर्मोस्फीयर कहते हैं। थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, और चूँकि यहाँ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है भाई, इसीलिए इसको बहुत ही हॉटेस्ट लेयर का भी दर्जा दिया गया है। बहुत ही गर्म लेयर है। क्यों गर्म है दीदी? रीज़न इज़ प्रिटी सिंपल, यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा खेला हो रहा है और इसलिए यहाँ पे ऐसा
माहौल क्रिएटेड है। एक और बात सुनो, इमेजिन करो ये अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग यहाँ पे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, जिनमें से ये वाला लेयर आयोनोस्फेयर का है, ये जहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है कि एटम्स को आयंस में बदला जा रहा है। होता क्या है कि सूरज जो है ना, सूरज में से सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं। आई डोंट नो, बचपन में जब हम लोग सीनरी बनाते थे तो सूरज में से ऐसे ऐसे निकलते थे। वेल, बना तो हम लोग देते थे, लेकिन एक्चुअल में अगर तुम पिक्चर्स देखोगे सूरज का तो सूरज से बहुत खतरनाक खतरनाक वेव्स निकल रहे हैं। ये वेव्स इतने बड़े होते हैं कि ये अर्थ तक पहुंच जाते हैं। अर्थ तक पहुंचने के बाद ये हमारे आयोनोस्फेयर में मौजूद आयंस से कोलाइड करते हैं। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द तुम जानते हो मैग्नेटोस्फेयर है, मतलब ऐसे करके पूरा का पूरा मैग्नेटिक लेयर है जो अर्थ को सराउंड करता है। तो यानी कि दीदी आप ये बोलना चाहती हैं कि ये जो सूरज से फ्लेयर निकला है एकदम जलता हुआ, ये इतना दूर 15 करोड़ किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करके जो अर्थ है उसके मैग्नेटोस्फेयर से ऐसे लिपटने की कोशिश करता है, ऐसे भयंकर स्पार्क रिलीज होता है। और ये स्पार्क को ही हम लोग ऑरोरा कहते हैं। बात को समझ रहे हो? होता क्या है, प्लीज़ इसको समझो। सूरज यहाँ खड़ा है, 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर अर्थ खड़ा है। सूरज ने एक चिंगारी रिलीज किया, वहाँ अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर से जैसे ही टकराया ये चिंगारी और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसा, आयंस पड़े हुए थे, आयन से चिंगारी उठा, फटाक से एक बहुत बड़ा एक अजीब टाइप का ग्लो क्रिएट हुआ है और इसी ग्लो को हम लोग ऑरोरा कहते हैं। बात समझ पाए? थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन लगता है, इंक्विजिटिव हो जानने, क्योंकि मैं बता रही हूँ, देखने पर तो और भी समझ में आएगा। जाओ यूट्यूब पे और लिखो हाउ ऑरोराज आर फॉर्म्ड एनिमेशन, तुमको साफ दिखेगा कि कैसे सोलर फ्लेयर रिलीज होता है, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फेयर है उससे टकराता है और कैसे एक चिंगारी क्रिएट होता है जिसको कि हम ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, एक बात सुनो, इसी ऑरोरा का डिफरेंट नाम है। अगर तुम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखोगे, ये हमारा अर्थ है, अगर तुम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखोगे तो इसको हम लोग ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, ऑरोरा बोरियलिस। और अगर तुम लोग साउदर्न हेमिस्फेयर में इसको देखते हो तो इसका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑस्ट्रालिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। फाइनली मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। पांचवा लेयर हमारे पास थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर आता है। तुम थर्मोस्फेयर के पार निकल गए तो लगभग जो तुम्हारे पास आ जाएगा उसको हम लोग एक्सोस्फेयर बोलते हैं। बेसिकली दीदी अब थर्मोस्फेयर से निकल करके आप जब स्पेस में पहुंचने लगेंगी तो वो जो एक बीच का थोड़े बहुत किलोमीटर्स का एक छोटा सा लेयर होगा, थोड़े बहुत गैस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होंगे, उसी को हम लोग एक्सोस्फेयर बोलते हैं। वो हमारे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, ये 4 लेयर पढ़ना था। इसको एक बार समराइज करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो कवर करके फिर इस क्लास को एंड करते हैं। दीदी क्या बात है, ज़रा ध्यान से देखो। अभी क्या पढ़े? 18, 8, ये कहाँ है? इक्वेटर, ये पोल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, लेकिन 24 से 40 किलोमीटर के बीच में ओजोनोस्फेयर। अच्छा, उसके बाद 80 से 85 किलोमीटर तक मेजोस्फेयर। उसके बाद 1000 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, लेकिन उसके बीच में लगभग 550 किलोमीटर तक आयोनोस्फेयर। ठीक है, ये बातचीत हमारा हुआ। एक बात सुनना, कुछ ना हमारे पास ट्रांजिशनल लेयर्स होते हैं। ट्रांजिशनल मतलब जैसे ही तुम यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म करोगे तुरंत स्ट्रेटोस्फेयर का बाउंड्री थोड़ी ना आ जाएगा। बीच में एक जगह होगा जहाँ पे टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएगा। क्या मतलब दीदी? मैंने बताया था कि जैसे जैसे तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन कुछ लोकेशन, कुछ 1-2 किलोमीटर का ऊपर दायरा ऐसा आएगा जहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, टेम्परेचर मोर और लेस कॉन्स्टेंट हो गया। इस लोकेशन को हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, तो ट्रोपोपॉज है क्या भैया? जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर पॉज हो गया है। लेकिन ऐसे लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच का 2-3 किलोमीटर का जो ट्रांजिशनल जोन है उसी को ट्रोपोपॉज कहते हैं। अच्छा दीदी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है वापस, क्योंकि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या था? मेजोस्फेयर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एक ट्रांजिशनल जोन होगा दीदी, यानी कि दीदी स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेजोस्फेयर तक भी एक ट्रांजिशनल जोन आना चाहिए।
हाँ आएगा ज़रूर, इसको स्ट्रैटोपॉज कहेंगे, स्ट्रैटोपॉज। अच्छा दीदी, स्ट्रैटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर आया, उसके बाद थर्मोस्फेयर आया, लेकिन तुरंत तो आएगा नहीं, कुछ ट्रांजिशनल जोन यहाँ पे भी होगा। बिल्कुल है, इसको हम लोग कहते हैं मेसोपॉज, ठीक है। और थर्मोस्फेयर के बाद तो एक्सोस्फेयर आ जाता है, उसके बारे में इतना कुछ थर्मोपॉज जैसा हम लोग को कुछ पढ़ना नहीं है। 3 बातों को याद रखेंगे। ट्रांजिशनल जोन्स जो आते हैं उनको कुछ ना कुछ पॉज कहा जाता है। अगर वो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है तो ट्रोपोपॉज। तो दीदी अगर ट्रोपोस्फेयर के बाद आ रहा है तो डेफिनेटली ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रैटोस्फेयर के बीच ही में आया होगा। उसके बाद अगर वो स्ट्रैटोस्फेयर के बाद आ रहा है तो डेफिनेटली स्ट्रैटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में आया होगा। और अगर वो मेसोस्फेयर के बाद आ रहा है तो डेफिनेटली मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में आया होगा, ठीक है। तो ये सारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर तुमको इंटरेस्ट आया ज्योग्राफी में और तुम चाहते हो कोर्स ज्वाइन करना, तो पूरा एंटायर माध्यमिक का कोर्स 600 में तुमको मिल सकता है। इसके लिए तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे जा सकते हो, या फिर पूरे के पूरे कोर्स के बारे में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी है, जाके चेकआउट करो, वीडियो समझो, और इंटरेस्टेड हो तो फिर जैसा कि प्रोसेस वीडियो में बताया गया है